नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। आपने हमारे जो भी पिछले वीडियो थे इनको बढ़िया प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक्स। आपका प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहे। आगे हम बात कर रहे थे अपने जो पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास के जो क्रम की हम बात कर रहे थे, उसमें कुछ अपने अधिनियम देखे थे, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम बात करेंगे अपने चैनल की, अपने जो पॉलिटी के जो आगे की आयाम है उनकी हम बात करेंगे। देखो, हमने पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी अपने जो भी अधिनियम थे उनमें 1858 के अधिनियम से हमारे ऊपर शासन हो गया था ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश ताज का। तो उसी ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हम जो अगले अधिनियम थे उन अधिनियमों की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट अधिनियम है उसकी। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह उदारवादी नेताओं की वजह से हमारे 1892 का जो अधिनियम आया था उसमें कुछ बातें मानी गई थी हमारे लिए। वो बातें अपने लिए इम्पोर्टेंट थी, उनको आगे हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ। तो अगला जो हमारा अधिनियम आता है वो आता है 1909 का। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कह दो या इसी को कह दो भारत शासन अधिनियम। देखो, है तो ये भी भारत शासन अधिनियम, लेकिन इसको क्या किया गया, इसमें कुछ सुधार किए गए थे, कुछ बातें की गई थी। उन बातों के आधार पर इस अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दो व्यक्ति थे, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। इन दोनों व्यक्ति ने कुछ सुधारात्मक पहल की थी, उसको लेकर इस अधिनियम का नाम रखा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या हुआ, देखो 1885 में एक पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात के आधार पर अगला जो हमारा अधिनियम आया था 1892 का जो अधिनियम आया था उसमें उसकी कुछ बातें मानी गई थी, जिसको हमने भी कहा भी था उदारवादी नेताओं की पहली जीत। तो 1905 में क्या होता है, 1905-6 में एक नई पार्टी गठित होती है। 1906 में गठित हुई थी मुस्लिम लीग। एक अंग्रेज अधिकारी था आर्ची बोल्ड के कहने पर एक लीग का गठन किया गया था आगा खां के द्वारा, मुस्लिम लीग का। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि फूट डालो राज करो। जब तक भारत में फूट नहीं डालेंगे तब तक हम भारत पे राज नहीं कर सकते। अब एक तरह से एक पार्टी उभर के आ रही थी जिसमें ज़्यादातर नेता शामिल थे हिंदू धर्म के। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ अंग्रेज वो जो मुसलमान नेता थे उनको कुछ को भड़काया। उनको कहा गया कि ये केवल अपनी बात करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे, इसलिए आप अपनी नई लीग बनाओ, नई पार्टी बनाओ। और उन्होंने 1906 में एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। आर्ची बोल्ड के कहने पे बनाई मुस्लिम लीग। अब क्या होता है, इस मुस्लिम लीग पार्टी बना ली। अब मुस्लिम लीग पार्टी बना ली तो फिर मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों ने कुछ सहायता दी, कुछ बातें कही उनके लिए, उसकी हम बात करेंगे इस अधिनियम। देखो, इस अधिनियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। और इस निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई कि मुसलमान जो एरिया होगा, कैंडिडेट होंगे उनके, जो उस कैंडिडेटों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। यानी उनको अलग से दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दी गई। 1892 में हमने बात की भी थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। तो यहाँ पे मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समुदाय थे, इन मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। मार्ले कौन था, तो ये मार्ले था, ये था भारत सचिव।
मार्ले कौन था? भारत सचिव। और ये मिंटो था, ये था वायसराय। थे कौन? तो मार्ले उस समय तत्कालीन 1909 के टाइम में भारत सचिव था। मैंने कहा था ना 1858 के अधिनियम में कि एक भारत सचिव नामक नया पद सर्जित किया गया, और भारत सचिव इंग्लैंड में रहता था, वो वहाँ से निर्णय देता था और उनका पालन वायसराय करवाता था। तो ये इन दोनों ने मिलकर यह सुधारात्मक पहल की। अब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, और मुसलमानों को जब पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई तो बात करें भारत में सांप्रदायिकता का जनक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता होती है धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसको कहते हैं हम सांप्रदायिकता। कई बार आपने अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, जब दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, दो धर्म के बीच में, तो उनको हम कहते हैं ना सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तो भारत में जो सांप्रदायिकता का जो जनक माना जाता है, वो जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड को। इसी को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो सेकंड को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। कौन से अधिनियम में ये बात? 1909 के भारत शासन अधिनियम में बातें आई थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखो सांप्रदायिक भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। शुरू 1909 में, फिर इसका विस्तार होगा 2 बार आगे, तब बात करेंगे। आगे क्या किया गया? पहली बार वायसराय की जो परिषद होती थी, कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, उस परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। किसमें? वायसराय की परिषद में। वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया, और शामिल होने वाला जो पहला भारतीय था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये भी था विधिक सदस्य के रूप में जुड़ा था। इसको जोड़ा किस लिए गया था? विधिक सदस्य के रूप में, सलाह देने वाला। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, और पहला व्यक्ति शामिल होने वाला कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब सत्येंद्र नाम के व्यक्तियों की मैं 2 बार बात कर चुका हूँ। एक बार मैंने पहले बताया था कि भारत का पहला ICS अधिकारी कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और पहला कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला आदमी कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोनों अलग अलग हैं। देखो याद कैसे करें? तो अपने जब भारत की मैं बात करूं तो भारतीय लोग जब भी कभी खुश होते हैं, जब हैप्पी मोमेंट होता है, तो पहली बार कोई चीज़ हमारे सामने अजीब सी घटित हो तो हम खुश होते हैं, अच्छी चीज़ हो तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि यार पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी इंडियन को शामिल किया गया तो खुश होंगे। अब जब भारतीय लोग खुश होते हैं तो क्या बांटते हैं? प्रसाद। तो इसी तरह याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। यह है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो भी किस रूप में जुड़ा था? विधिक सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। कौन से अधिनियम में? 1909 के भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है उसका? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मैंने कहा 1892 के अधिनियम में कि सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सदस्य विस्तार से प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि जो विधान परिषदें होती थी, उन विधान परिषदों में जो भारतीय सदस्य थे, उन भारतीय सदस्यों को जो पहले सीमित मात्रा में प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछने की अनुमति होती थी कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप केवल प्रश्न पूछो, उससे संबंधित बाकी की और जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे विस्तार से प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी कि बजट पर विचार विमर्श करो, विस्तार से आप प्रश्न पूछ सकते हो। कौन से अधिनियम में दी? ये भी 1909 के भारत शासन अधिनियम। दोबारा देखना, 1909 के भारत शासन अधिनियम, नाम है इसका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
यह अधिनियम इसलिए लाया गया था, ये इनकी चाल थी कि मुसलमानों को पृथक क्यों दिया गया, क्योंकि 1906 में एक पार्टी गठित हुई थी मुस्लिम लीग। उस मुस्लिम लीग के कारण ये काम हुआ था, उनकी भी बात मानी गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर ज़्यादा बातें मान ली जाती तो फिर वो ज़्यादा उनका प्रभुत्व हो जाता। इसलिए उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और उन्होंने एक नई पार्टी गठित करवा दी। इस तरह फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई उन्होंने। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई और मुसलमानों को इसके तहत पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो सेकंड को माना जाता है। वायसराय की परिषद में पहली बार किसी इंडियन को शामिल किया गया था और पहला इंडियन शामिल होने वाला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये विधिक सदस्य के रूप में जुड़ा था और सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसमें और भी काम हुआ था, जैसे विधान परिषदें होती थी, इन विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का विचार भी हुआ था, इसमें कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब ये अधिनियम जितने इसकी काम की बातें हैं कि इसमें ये हुआ, उससे ज़्यादा इसकी आलोचना इम्पोर्टेंट है। इसकी आलोचना हुई थी इस अधिनियम की, और आलोचना किस किस ने की, क्या क्या कहा, उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इसका आलोचना हुई इस सुधार अधिनियम की। देखो, आलोचनाओं की हम बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो, आलोचना में क्या कहा? मार्ले मिंटो से, मार्ले मिंटो से कहता है कि क्या कहता है? हम भारत में नाग, सांप, नागिनाग तो करे हुए ना, नाग सांप, हम भारत में नाग के ऐसे बीज बो रहे हैं जिनका परिणाम विषैला होगा, जिनका परिणाम विषैला होगा। यानी कि इन्होंने हमारे लिए एक ऐसी फसल बो दी थी जिसका परिणाम जब होगा वो हमारे लिए विषैला होगा। हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना हुई। वो इसी अधिनियम की वजह से संभव हो पाया, क्योंकि इसी अधिनियम में पहली बार हम अलग अलग होने की कगार पे पहुंच गए थे। मुस्लिमों को अलग दे दिया तो मुस्लिम समुदाय अलग हो गया, हिंदू समुदाय कांग्रेस के रूप में प्रभुत्व हो रहा था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो पार्टियां उभर कर सामने आई, दोनों अलग अलग हो गई। मुस्लिम लीग जहां पाकिस्तान की मांग करने लगी और कांग्रेस जो हमारे लिए अधिराज्य की मांग कर रही थी। पहले अधिराज्य की मांग कर रही थी, बाद में उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात करी थी, बाद में उन्होंने पूर्णतः स्वतंत्रता की बात करने लगी। तो इस तरह भारत का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। तो वो बंटवारा हुआ इसी अधिनियम के कारण, क्योंकि यहीं से उन्होंने हमारे लिए अलग अलग बीज बो चुके थे। आगे इसी के बात करें तो एक और सदस्य थे हमारे जो संविधान सभा में सदस्य भी थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इस कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम ने? 1909 के भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी। के मुंशी ने क्या कहा कि इस अधिनियम ने
भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे लिए डोमिनियन स्टेट की जो हम बात कर रहे थे, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग कर ली थी स्वराज विधेयक की, तो उसकी मांग के आधार पर जो हमारा एक प्रजातंत्र उभर के सामने आ रहा था, एक पार्टी के बैनर के नीचे काम कर रहा था, उस उभरते प्रजातंत्र की इस अधिनियम ने हत्या कर दी। क्योंकि अलग अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, दोनों की मांग अलग अलग होने लग गई, तो इसने उभरते क्या कर दी, प्रजातंत्र की हत्या कर दी। आगे हम बात करें, एक सदस्य थे मजूमदार। मजूमदार ने कहा कि ये सुधार, कौन से सुधार, ये सुधार चंद्रमा की चांदनी के समान है। ये सुधार कैसे हैं, चंद्रमा की चांदनी के समान है। जो ये सुधार हुआ, ये सुधार चंद्रमा की चांदनी के समान, क्योंकि जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है ना, बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही काम हुआ उसमें। दिखने में अच्छा लगा शुरू में कि ये हुआ वो हुआ इसमें, लेकिन ये सुधार हमारे लिए कोई काम के नहीं थे, इन्होंने हमारा बंटवारा ही किया। फूट डालो राज करो, आपने भी देखा होगा, जब कोई 2 खास मित्र होते हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई फूट डाल देता है तो वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो ये सुधार चंद्रमा की चांदनी के समान है। जैसे चंद्रमा की चांदनी थोड़े दिन के लिए रहती है, फिर अंधेरी रात आ जाती है, फिर दोबारा आ जाती है, वैसे ही ये सुधार है अपने। चंद्रमा चांद के बारे में तो वैसे ही खूब बॉलीवुड में खूब गाने बने हुए हैं, सब जानते चंद्रमा चांद के बारे में। बेचारे इतिहास में जितना बुराई चंद्रमा चांद के साथ हुआ, उतना किसी के साथ नहीं होता। लड़की जब छोटी सी होती है तो वो चंद्रमा में अपना मामा देखती है, चंदा मामा, और जैसे लड़की बड़ी होती है उसी चंद्रमा में अपने होने वाले पति की शक्ल देखती है। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा बुरा होता है बेचारे के साथ, पहले मामा और बाद में सैया। चलो आगे हम देखते हैं। एक और सदस्य थे जिन्होंने कहा इस सुधार अधिनियम के लिए, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्र तथा नौकरशाही के बीच अधूरा एवं अल्पकालीन समझौता है। ये कुछ इस अधिनियम की आलोचना ही थी। कौन कौन सी? मार्ले मिंटो से क्या कहता है, हम भारत में नाक के ऐसे बीज बो रहे हैं जिनका परिणाम विषैला होगा। के मुंशी कहता है कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी। मजूमदार कहता है कि यह सुधार चंद्रमा के चांदनी के समान थे। रैमजे मैकडोनाल्ड कहता है कि ये जो सुधार थे ये प्रजातंत्र और नौकरशाही, सरकार और प्रजा के बीच में एक अधूरा अल्पकालीन समझौता था। ये इस अधिनियम की कुछ हमने बातें देखी, इस अधिनियम की ये आलोचनाएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलो आगे हम देखते हैं। यह आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम हुआ। अब देखो उसके बाद में क्या हुआ, भारत में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इसके बाद में पहला विश्व युद्ध भी हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। तो यहाँ पे कुछ परिस्थितियां बदलने की कोशिश हुई। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा अधिनियम आता है इसके बाद में, उससे पहले एक थोड़ी सी बात करते हैं। देखो 1914 से लेके
1918 के बीच में एक युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। पहला फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। अब इस युद्ध में क्या कहा कि हमारे एक नेता थे जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। तो गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत के लिए कुछ करेंगे, डोमिनियन स्टेट की हम बात करी, तो पहले इस विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दो। तो इन गांधी जी के कहने पर भारत के युवा अंग्रेजी फौज में शामिल हुए, और जब भारत ने इनकी सहायता की तो इन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। तो अगला अधिनियम में वो झलक देखने को मिलेगी। और इतिहास में यहाँ से गांधी जी को कहा जाता है भर्ती करने वाला एजेंट। क्या कहा गांधी जी को? भर्ती करवाने वाला एजेंट। ये संज्ञा दी इतिहास में, क्योंकि इन्होंने भारत के युवाओं को कहा कि आप अंग्रेजी सरकार की सहायता करें विश्व युद्ध में। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1916 में एक आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, या उसी का नाम है होम रूल आंदोलन। क्योंकि इस अधिनियम में थोड़ी सी इस आंदोलन की वजह से भी कुछ परिवर्तन हुआ, उसकी हम बात करेंगे। देखो मैं थोड़ी सी बात करता हूं। ये हमारा भारत के दक्षिण साइड का हिस्सा है, नीचे का। देखो यहाँ पे एक प्रांत था और एक यहाँ पे एक प्रांत था। यहाँ पे प्रांत था बॉम्बे प्रांत और यहाँ पे प्रांत था मद्रास। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीज़ों की होली जलाओ, ऐसा कुछ आंदोलन हुआ था। देखो हिस्ट्री में इसकी बातें डिटेल में होते हैं, हिस्ट्री वाले सर और भी ज़्यादा आपको डिटेल में बात करेंगे। अभी हम थोड़े पॉलिटी की बात कर रहे हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो हम पॉलिटी तक सीमित रहते हैं थोड़ा, क्योंकि फिर हम लीग से अलग हट जाएंगे थोड़ा, तो यहाँ डिटेल में बात करेंगे हमारे हिस्ट्री वाले सर। देखो हुआ क्या, बॉम्बे प्रांत में जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब बॉम्बे प्रांत से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और मद्रास प्रांत से आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती एनी बिसेंट। आंदोलन होम रूल आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। बॉम्बे प्रांत में नेतृत्व कर रहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक और मद्रास प्रांत से नेतृत्व कर रही थी एनी बिसेंट। और इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए एक पत्रकार आए हुए थे। भाई आप जाने आंदोलन होंगे, पत्रकार चले जाते हैं वहाँ पे। तो इसको आंदोलन का बॉम्बे प्रांत से कवरेज कर रहे थे एक पत्रकार थे जिनका नाम है, पत्रकार तो और भी थे लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ बातें कही थी, उन बातों को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन तो जानते हो ना, 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन वाला नहीं, क्योंकि आज के युवा उसको ज़्यादा जानते हैं कि भाई 14 फरवरी वाला। तो एक पत्रकार थे, नाम है वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इस आंदोलन के दौरान इस बाल गंगाधर तिलक को कुछ कह दिया था। तो वो बात करते हैं, इस बाल गंगाधर तिलक को इस वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारत में अशांति का जनक। कि भारत में जो आज अशांति है, जो वातावरण फैल रहा है, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस अशांति का जनक है बाल गंगाधर तिलक।
किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। क्या कहा? भारत में शांति का जनक कहा। कब कहा? 1916 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा। कब, क्यों, किसने क्या कहा, ये सारी बातें आ गई इसमें। अब बाल गंगाधर तिलक नाराज हो गए तो इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करने ये चले गए लंदन। अब यहाँ से नेतृत्व विहीन हो गया आंदोलन, तो आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ गया। लेकिन यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी एनी बिसेंट, और इस एनी बिसेंट को मिलने के लिए बुलाया मोंटेग्यू ने। किसने बुलाया? मोंटेग्यू था भारत सचिव। उस समय क्या था मोंटेग्यू? भारत सचिव। इस मोंटेग्यू ने इसको मिलने बुलाया और मिलके इन्होंने बातें की कि चलो आप क्या चाहते हो भाई, आप आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन को बंद करने के लिए क्या चाहते हो? तो एनी बिसेंट ने कहा हमारे लिए जो सरकार है वो हमारे लिए काम नहीं करती, उत्तरदायी नहीं रहती। आप उत्तरदायी सरकार की बात करो। हमारे लिए जो अधिनियम जाते हैं ये भारतीयों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो उत्तरदायी सरकार की मांग की तो इस मोंटेग्यू ने एक घोषणा की 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को, तो 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू ने घोषणा की, और घोषणा की उत्तरदायी सरकार की। अब प्रश्न पूछा हुआ है ये कि उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को हुई। किसने की? मोंटेग्यू ने की। क्यों की? आंदोलन के कारण की। और मोंटेग्यू और किसके बीच में समझौता हुआ था जिसके कारण ये सरकार की घोषणा की? तो मोंटेग्यू और एनी बिसेंट के बीच समझौता हुआ था 20 अगस्त 1917 को। और कौन सी सरकार की घोषणा की गई? उत्तरदायी सरकार। और उत्तरदायी सरकार की घोषणा की तो हमारा नेक्स्ट अधिनियम आता है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं (1919) के भारत शासन अधिनियम की। कब आए? 1919 में। और 1919 में ये अधिनियम आया तो इसको लेकर आए गए तो इसका नाम भी पड़ गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू कौन था? मोंटेग्यू उस समय तत्कालीन भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड उस समय तत्कालीन वाइसराय था। 1919 में आए। यह अधिनियम 1919 में आया था, लागू 1921 में हुआ था। यह अधिनियम लागू कब होगा? 1921 में। देखो क्या क्या हुआ इसमें, कुछ महत्वपूर्ण बातें करें इसमें। तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हमने बात की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। क्या किया? इसका विस्तार किया। और इसका विस्तार करके इसमें शामिल किस किस को किया गया? इसमें किया गया आंग्ल भारतीयों को शामिल किया। एंग्लो इंडियन, जिनकी माता भारतीय, जिनके पिता अंग्रेज हों, माता या दादी जो भी, तो आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, सिख और ईसाई, इन चार धर्मों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई। यानी कि इनको भी इनका बंटवारा अलग कर दिया। जैसे मुसलमानों को दिया वैसे इनको दे दिया गया।
इसी एक्ट के तहत उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई। क्योंकि 20 अगस्त 1917 को गई थी घोषणा, तो इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते हुए 2 सदन बनाए गए। कितने सदन है? 2 सदन बनाए गए। जो आपका उच्च सदन था, उच्च सदन का नाम रखा गया राज्य परिषद, जैसे आज की राज्यसभा। और एक था निम्न सदन, और निम्न सदन का जो नाम रखा गया वो रखा गया केंद्रीय विधान सभा। 2 सदन स्थापित किए गए, यानी आधुनिक संसद का सूत्रपात हुआ। आज जो हमारी संसद 2 सदनों में बटी हुई है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, वैसे ही हमारी आधुनिक संसद का सूत्रपात होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और 2 सदन बनाए जाते हैं, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या थी 60 और यहाँ पे सदस्यों की संख्या थी 145। एनसीईआरटी से ही मानती है 144 को, एनसीईआरटी के तहत। इस 60 में से 34 सदस्य होते थे निर्वाचित, और बाकी कितने बच गए? 26 सदस्य होते थे मनोनीत। इस 145 में बंटवारा करें तो 104 सदस्य होते थे क्या? निर्वाचित, और बाकी 41 या 40, भाई 144 मानते हैं तो बाकी बचे हुए वो होते थे कैसे? मनोनीत। इस राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष का, जबकि इसका कार्यकाल था 3 वर्ष का। 2 सदन बनाए, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का कार्यकाल 5 साल, निम्न सदन का कार्यकाल 3 साल। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60, निम्न सदन में 145, लेकिन एनसीईआरटी कितना मानती है? 144। 60 में से 34 निर्वाचित, बाकी मनोनीत। यहाँ पे 104 निर्वाचित, बाकी मनोनीत। और क्या हुआ इसमें, उसकी हम बातें करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। देखो और क्या हुआ इस अधिनियम में। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। केवल पहले पुरुषों को मताधिकार था, लेकिन अब महिलाओं को भी क्या दे दिया गया? मत देने का अधिकार दे दिया गया। कौन से एक्ट में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वो भी कब? 1 अक्टूबर 1926 को। 1923 में एक आयोग गठित हुआ था, ली आयोग। 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर कौन सा गठन किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1926 को। जैसे आज हमारे केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अन्य किसी भर्तियों के लिए जो हमारा आयोग बनाया गया है, जैसे राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग, वैसे केंद्र में होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसी तरह पहली बार लोक सेवा आयोग कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में। इसी एक्ट में 1919 का जो एक्ट है, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, यानी 1921 में मिला, क्योंकि लागू कब हुआ था ये? 1921 में। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत और क्या काम हुआ आगे देखें। प्रांतों में द्वैध, प्रांतों में
द्वैध शासन शुरू किया गया। यानी प्रांतों के जो विषय थे, इस विषय को दो भागों में बांट दिया। एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। यानी कि कार्यों को कितने भागों में बांटा? प्रांतों के कार्यों को दो भागों में बांटा, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। दो भागों में बांट दिया तो द्वैध शासन हो गया। एक कंपनी का द्वैध शासन पड़ा, ये प्रांतों का द्वैध शासन है। कंपनी का द्वैध शासन कब हुआ था? 1784 में, जो कंपनी के कार्य को दो भागों में बांटा गया। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे भी दो भागों में बांटा गया। देशी राजा महाराजाओं की शिकायत की सुनवाई के लिए एक मंडल गठित किया गया, जिसे कहते हैं हम नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल। नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल का गठन किया गया। किसकी शिकायत के लिए? देशी राजा महाराजाओं की शिकायत की सुनवाई के लिए। और इसमें ही कहा गया कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक और आयोग लेके आएंगे, एक और कमीशन लेके आएंगे, एक आयोग लेके आएंगे जो इसकी 10 साल बाद जांच करेगा। वो बातें भी करेंगे आगे। इस अधिनियम की आलोचना किसने की? तो इस अधिनियम की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बताया बिना सूरज का सवेरा। बिना सूरज का सवेरा कौन सी संज्ञा दी? 1919 के भारत शासन अधिनियम को बिना सूरज के सवेरे की संज्ञा दी कि ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवेरा है जो बिना सूरज के हो गया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से अधिनियम को? 1919 के भारत शासन अधिनियम। यह था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 10 साल बाद में एक आयोग का गठन हुआ, जिसको आप जानते हो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन क्या था, कब आया, क्या हुआ, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों से भी शेयर करें इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।